यहाँ डॉक्टर सिर्फ डिग्री लेके निकल जाते हैं और पहाड़ों की जनता इंतजार में मरती रहती है। उत्तराखंड से आ रही ये खबर सिर्फ चौंकाने वाली नहीं बल्कि डराने वाली है। 234 डॉक्टर, जी हाँ, पूरे 234 डॉक्टर जो पहाड़ पर 5 साल सेवा का वादा करके सरकारी खर्चे पर पड़े थे, आज गायब हैं। क्या ये बॉन्ड सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह गया? क्या सरकारी पैसे पर पढ़कर ये डॉक्टर अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल गए हैं? आज इस बेहद गंभीर मुद्दे पर, जिसने उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, हमारे साथ है श्री कुंवर सिंह रावत जी, जल शक्ति मंत्रालय के पूर्व अधिकारी और उत्तराखंड के सामाजिक विषयों पर गहरी पकड़ रखने वाले विश्लेषक। रावत जी, आपका उत्तराखंड संवाद 1966 में स्वागत है। थैंक यू ओम प्रकाश जी, नमस्कार। और रावत जी, आपने उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवा को बहुत करीबी से देखा है। ये जो 234 डॉक्टर बिना बताए गैर हाजिर है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है या इससे कहीं ज्यादा गंभीर मामला? आप सभी को नमस्कार। उत्तराखंड संवाद 1966 में आप सभी का स्वागत है। जो भी हमें हमारे पर्वतीय क्षेत्र से, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग देख रहे हैं और कोई आउटसाइड वाले लोग भी देख रहे हैं, जो हमारे भारतीय लोग हैं, वो भी उत्तराखंड के मामले में काफी इंटरेस्ट रखते हैं। जो उत्तराखंड की व्यवस्था है, जनरली आजकल आपने देखा होगा एक अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि उत्तराखंड में बसने का, ये काफी जगह और रिजॉर्ट का भी। जरा सा मैं हट के आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ इस बारे में। ये इसलिए दे रहा हूं कि ये उसी में मैं आऊंगा पॉइंट पे। अब जो भी चीजें जो बसने के बारे में, अब वो लास्ट में ये सोचते हैं कि भाई स्वास्थ्य सेवा क्या है, वो अचानक काम पता चलता है। अभी एक हमारे कानपुर से लोग आए थे, तो अचानक पता चला कि जो भंडारा होने से पहले पूरे टाइम रहे, वो भंडारा होने से 2 दिन पहले वो चले गए। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि सॉरी, मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई है, तो यहाँ पे शायद इस टाइप की व्यवस्था नहीं है, तो मुझे कानपुर वापस जाना पड़ेगा। तो अब डॉक्टर यहाँ है या नहीं है, क्योंकि फेथ नहीं होता। मैं भी अपनी मेडिसिन दिल्ली से ही जनरली लेके आता हूँ, जो भी मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब एडवाइस की है। तो हो क्या रहा है, अब ये एक बात और बता देता हूँ। एनडी तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे, उत्तराखंड के तो बाद में रहे हैं, पहले उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सुशीला तिवारी, जो ये हॉस्पिटल भी है और जो मेडिकल कॉलेज है, इसका नाम भी शायद मुझे लग रहा है हल्द्वानी का जो मेडिकल कॉलेज है, ये पहले एक ट्रस्ट का मेडिकल कॉलेज था। तो इसमें ना फीस काफी भारी भरकम थी। उसके बाद इन्होंने दूसरा एक मेडिकल कॉलेज जो पर्वतीय क्षेत्र में खोला गया, वो था श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, वो गवर्नमेंट का था। तो वहां पे जब ये खोला गया तो 12,500 रुपए एक साल की फीस थी, ओनली 12,500। उस समय के मुख्यमंत्री जी ने ये भी बोला था कि हमने पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये चीजें, ये इतनी कम फीस रखी है, और 100 सीटें वहां स्टार्ट की गई थी। और उसके बाद हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज जो था, ये भी ट्रस्ट ने इसको हैंड ओवर गवर्नमेंट को कर दिया था। तो इनकी भी फीस 12,500 ही साल भर की हो गई थी, पर सेमेस्टर थी। या एक सेमेस्टर इनका 1.5 साल का सेमेस्टर होता है, एक मेडिकल का अलग होता है हिसाब, वैसा नहीं होता 6-6 महीने का। तो 5.5 साल का कोर्स होता है, करीब करीब 4.5 साल का। 1 साल आपका इंटर्नशिप करनी होती है, तो 5.5 साल ऑलमोस्ट आपको डिग्री मिलती है। उसको करने का उससे पहले, अब इसमें प्रोसेस, अब हम सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ये डॉक्टर, इनको ना एक बॉन्ड भरवाना पड़ता है कि आप पर्वतीय क्षेत्र में, आपको इसमें एडमिशन दिया जा रहा है, जो भी मेरिट के बेस पे आए हैं, तो आपको अगले जो 5 साल जैसी कंप्लीट हो, आपको 5.5 साल का डिग्री के बाद आपको पहले 5 साल पर्वतीय क्षेत्र में देने हैं। पर्वतीय क्षेत्र का मतलब है कि आपको हेल्थ साइड में, जहां पर भी आप डॉक्टर की तैनाती है, जहां हमारे हॉस्पिटल अवेलेबल है, वहां पे आपको दिया जाएगा।
वो उस समय हाँ कर देते हैं, क्योंकि एमबीबीएस की डिग्री लेना एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। मुझे लग रहा है शायद आईएएस और मेडिकल क्षेत्र को दोनों को इक्वल मापा जाता है, क्या मापा जाता है ये सोचने वाली बात है। मतलब एक तो वो बॉन्ड पे साइन कर देते थे कि हाँ भाई हमें आप जहां भी तैनात करोगे हम जाएंगे, आप इंटीरियर में कहोगे हम जाएंगे। उस समय ये होता है कि बच्चे के पेरेंट्स लोग ये समझते हैं हाँ यार इनको बच्चे को सीट मिल गई है, एक उत्सव का माहौल होता है। अब मीनिंग है अब उसकी नौकरी तो नहीं लगी ना, उसकी सीट मिली है, तो इसका मीनिंग है कि डॉक्टर की तो वैसी कमी है, उसको तो एक रोजगार मिल गया उसी दिन से। हालांकि वो 5 साल 5.5 साल उसको पढ़ना है, पैसा भी लगाना है, उन्होंने खर्चा लगाना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया 12,500 रुपए कर दिया था। तो उसमें ऐसे डॉक्टर आए तो अच्छे डॉक्टर निकले जो भी है, लेकिन क्या हुआ कि जब उनकी तैनाती की गई, अब पता चला कि वो तो वहां पहुंचे ही नहीं। उसके बाद अब ये कि 237, ये तो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, ये खुद बोल रहे हैं कि ये सब पर्वतीय क्षेत्र में आए ही नहीं, ये गायब हो गए। इसमें मैं एक बार दीपक रावत जी कुमाऊं कमिश्नर, ये भी अल्मोड़ा अल्मोड़ा बेस अस्पताल में गए थे, कुछ जगह और ऐसे जगह में भी गए थे। उन्होंने कहा भाई इनको ना एकदम इनकी सैलरियां बंद कर दो। अब बताइए 2-2 साल 3-3 साल इनको सैलरी देते हुए हो गए। ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि ये कैसे होगा। अब वैसे आप कह रहे कि प्लान जाते जा रहे हैं, अब स्वास्थ्य व्यवस्था तो जीरो है, अब डॉक्टर आपके ये गायब हो गए हैं। तो ये एक बड़ा ही शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे स्टेट के लिए, छोटा सा स्टेट है हमारा, और आप एक सस्ते में देखिए, बताइए एक प्राइवेट वाले शायद मुझे उनको 1-1 करोड़ तक आजकल लग जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी शायद 12,500 नहीं होगा तो कम से कम 50,000 भी होगा, तो कोई वैल्यू वाली बात नहीं है। 50 हो सकता है 2-2.5 लाख में एम्स वगैरह में शायद ये पूरी एमबीबीएस की डिग्री होती है, इतना ही फीस होगा साल भर, 5 साल, 1 साल का मान लो 50,000 भी होगा तो 2.5 लाख 3 लाख ऐसे, इससे ज्यादा नहीं होगा। इतना भी क्या है बताइए। तो ये गवर्नमेंट ने आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, पूरी फैसिलिटी दी है, पूरा आपको फाइनेंशियल, आपको पेरेंट्स को कुछ सोचना नहीं है, एक उत्सव का माहौल है। अब उनके लिए भी तो उत्सव बनाइए ना, कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको सरकारी हॉस्पिटल में आपको तैनाती मिलेगी, आपको तो जॉब मिलनी है पूरी, आपको गवर्नमेंट के उससे निकले हो तो आपको देनी चाहिए। लेकिन ये देखा जाए तो ये डॉक्टर सारे गायब। अब इनके बारे में क्या किया जाए, ये बात बिल्कुल सही है कि एकदम ये गायब हो गए, एक अमानवीय स्थिति है, बड़ी अजीब सी शर्मिंदगी भी है कि आपने बोला एक प्रोजेक्शन किया कि हर साल 100 डॉक्टर निकलेंगे। मान लीजिए 5 साल के बाद 6ठे साल में आपके 100 डॉक्टर निकले, फिर 100 डॉक्टर निकले, हर साल 100 डॉक्टर निकल रहे। तो ये तो मीनिंग है कि आपकी ये जो समस्या थी, कमी थी डॉक्टरों की पर्वतीय क्षेत्र में, तो खत्म हो जानी चाहिए। तो ये एक ऐसी स्थिति है, इसके बारे में गवर्नमेंट को अच्छा इन्होंने डिसीजन लिया है, लेकिन ये देखा जाए कि इनसे रिकवरी कैसे किया जाए। इनको बॉन्ड भराया गया है कितने लाख का या 1 करोड़ का, कितने का भरा है, वो पैसा इनसे लिया जाए। दोस्तों, ये केवल गैर हाजिरी नहीं, ये जनता के विश्वास का उल्लंघन है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचना वैसे ही चुनौती है, ऐसे में डॉक्टरों को गायब हो जाना गंभीर अपराध है। सरकार लाखों रुपए जनता के टैक्स से इनकी पढ़ाई पर खर्च करती है। इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे पहाड़ पर सेवा दें। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, अमानवीय लापरवाही है। एक गरीब मरीज डॉक्टर का इंतजार करता है और डॉक्टर नहीं मिलते, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। रावत जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ डॉक्टर पर सवाल क्यों, सिस्टम ने भी ढील दी है। सीमोस और अस्पताल प्रभारी इतने साल तक चुप क्यों बैठे रहे, इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल बात सही है। अब क्या है कि कुछ ऐसा नेक्सस तो नहीं है। अब आज का सिस्टम है, देखिए आपका मोबाइल से पता लग जा रहा है कि आप कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, आपको तो गूगल बता दे रहा है। आजकल सिस्टम बहुत चेंज हो गया है, पहले की बात अलग थी। आप मान लीजिए किसी, जहां आप कहीं मार्केट में गए हैं, आपका ये भी टाइम पता लग जाता है, आप ड्यूटी के टाइम में भी मार्केट में है तो वो मार्केट में, मान लीजिए आपको चौखुटिया में अपॉइंटमेंट मिला हुआ है और आप कहीं दूसरी जगह और जगह अपने लखनऊ क्षेत्र में बैठे हुए, जहां आपका घर है, या तो आप काशीपुर में बैठे हो,
आपको होना चाहिए था चौखुटिया में तैनात हॉस्पिटल में, लेकिन आप नहीं है। तो वो तो आजकल बड़ी इजी तरीके से पता लग जाता है। तो जो वहां के हॉस्पिटल के प्रभारी हैं उनको इमीडिएटली रिपोर्ट बनानी चाहिए। पहले तो देखिए उनको हॉस्पिटल में तैनात रहना है, क्योंकि हॉस्पिटल में 24 घंटे तैनात रहने वाली बात है। डॉक्टर में वही लोग आए जो कि आप अपनी सेवाएं दे सके पूरी तरह से, मतलब जनता के प्रति पूरी एक उनको ट्रस्ट कायम करना है। मतलब ये कि पूरा समर्पण की भावना होनी चाहिए। मुझे याद है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारी बेटी का भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो एम्स में रात को 1:30 बजे वो डॉक्टर सो के आ रहा था। सीनियर रेजिडेंट, उनको बुलाया गया कि आप पेशेंट आए हैं, तो इमीडिएटली बोला, ये नहीं बोला कि यार मैं जरा आने, सॉरी कह रहा है हमको एम्स का डॉक्टर दिल्ली का, ये सॉरी कह रहा है आपके मैं जरा सा आंख लग गई थी। और अभी वो उसी टाइम डॉक्टर गया था। तो वो तो पास रेजिडेंट डॉक्टर का मीनिंग है घर उनके पास है वहां पे, और वो हमेशा समर्पित है। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर बनना है। अब क्या ऐसे लोग डॉक्टर बन रहे? क्या उनको जो प्रभारी है वो कुछ, क्योंकि वो उसी फील्ड के आदमी है, वो भी डॉक्टर हैं, तो वो क्या उनको बचाते हैं? आजकल तो बहुत इजी है, आप कहीं से भी निकाल दीजिए। अभी तो एलन मस्क का सैटेलाइट आने वाला है, वो तो आपको एक एक चीज बता देगा, आपका कहाँ ट्रेवल कर रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो। दूसरा, जो प्रभारी है, प्रभारी साहब को रिपोर्ट देनी चाहिए कि डॉक्टर कब आए, क्या है। वो एक हेडमास्टर है। उत्तराखंड में खास तौर पे मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। मॉनिटरिंग करने में हम एक दीपक रावत जी को सुनते हैं, वो कहीं छापा डालते हैं हर चीज में, कौन आया कौन नहीं आया। एक जगह वो तो कहीं पैदल पहुंच गए थे। आप वो नए सिस्टम के अनुसार जैसे डॉक्टर पहुंचा, उनको पहुंचना है कि आप अल्मोड़ा के एक जगह पे पहुंचे, चाहे कोई भी है, चौखुटिया है, बरकंडा है, भिक्यासैन है, अब वहां पहुंचे नहीं, क्या वजह है? पूछा जाए तो कहाँ देर होगी, कैसे देर होगी, फिर आपकी ड्यूटी है, वो है। तो ये मीनिंग है कि भी इनकी वो चीजें पता लगे और डे टू डे की इनकी रिपोर्ट जाए, रिपोर्ट जानी चाहिए। और रिपोर्ट, मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि आपका हॉस्पिटल वहां का है तो वहां पे देखिए नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है और ग्राम प्रधान भी होता है, वो भी रिपोर्ट बना करके भेज सकते हैं कि ये डॉक्टर तो आज अवेलेबल नहीं थे। तो कैसे न कैसे विकसित भारत @ 2047 तभी बनेगा। विकसित राज्य होगा तो विकसित भारत बनेगा। और हर आदमी को अपनी ड्यूटी ढंग से करनी पड़ेगी। जहां आपको डिप्यूट किया गया है, तैनाती लिया तो बोलिए मैं तैनाती में तो 1 करोड़ रुपए वापस करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, मैं तैनाती उत्तराखंड में नहीं लूंगा। वो सिंपल होता है कि बॉन्ड में आपको 1 करोड़ देना है, 1 करोड़ रुपए साइन कर रखा आपने कि मुझे आप पर्वतीय क्षेत्र में तैनाती नहीं चाहिए। वो कहते कि हमने आपको दे दिया पिथौरागढ़ में फलाना जगह दे दिया, वो कह रहे मैं नहीं जाऊंगा भाई, नहीं जाएंगे तो 1 करोड़ दे दीजिए भाई। कुछ दूसरे, फिर वो गवर्नमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा कि ऐसे स्टूडेंट को जो ये वो करते हैं, मना करते हैं, 1 करोड़ देने को तैयार है, इनके बारे में सोचना पड़ेगा कि देखिए जो खासतौर पे जो सीएमओ है, जो उनके प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, उनकी तो पूरी ड्यूटी ऐसे बनती है कि भाई उनकी जिम्मेवारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बनती है। डॉक्टर वहां पहुंचे नहीं पहुंचे तो उनकी डे टू डे की रिपोर्ट वहां जाए। और मॉनिटरिंग, यही मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन की जो हम बात करते हैं, मॉनिटरिंग यही है कि भाई आप डॉक्टर आज वहां पे अपनी ड्यूटी पे थे या नहीं थे, कहीं छुट्टी तो नहीं थी, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। तो नहीं है तो डॉक्टर गायब है, इतने टाइम से डॉक्टर गायब है तो क्यों गायब है? तो उसकी निगरानी तो करनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग उसी को कहते हैं, निगरानी से मतलब है कि डॉक्टर गए कहाँ, तो उसकी डे टू डे रिपोर्ट भेजी जाए ताकि पता चले विद इन ए वीक कि भाई एक हफ्ते के अंदर पता लग जाए कि भाई ये डॉक्टर इतने टाइम से एब्सेंट है, तो उसकी रिपोर्ट, उसमें एक्शन दूसरा डॉक्टर आए, दूसरा डॉक्टर को मंगाया जाए। तो ये काम प्रभारी का है। प्रभारी एक किस्म से यदि उनको अपनी ड्यूटी से फेलियर नहीं होना चाहिए, तो ना फेल हो, तो ये अच्छा है। सफलता के लिए यह है कि आप अच्छी तरह से निगरानी करें और उनकी रिपोर्ट भेजें। ये ना कि आप हमारे फील्ड के लोग हैं तो इनको जरा टाल दें, क्योंकि उनके टालने की वजह से गरीब जो पेशेंट हैं उनको बहुत दुख सहन करना पड़ता है, या और भी उनकी जान को भी खतरा पैदा हो जाता है।
तो ऐसी चीजें सामने आती हैं, तो प्रभारी का बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये। दोस्तों, ये दोहरे फेलियर की कहानी है डॉक्टर और सिस्टम की। हर महीने डॉक्टरों की उपस्थिति रिपोर्ट जाती है। जब ये डॉक्टर महीनों से गैर हाजिर थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल सिर्फ डॉक्टरों पर नहीं, उन अधिकारियों पर भी है जिनकी निगरानी की जिम्मेवारी थी। अगर समय रहते कार्रवाई होती तो आज ये स्थिति नहीं बनती। दोस्तों, क्या आपके इलाके में भी डॉक्टर महीनों से नहीं आ रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। किस अस्पताल में हालत सबसे ज्यादा खराब है? और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे गंभीर मुद्दों पर आवाज उठाने का हौसला देता है। रावत जी, अब कुछ अहम सवालों के जवाब आपसे जानना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों के मन में भी है। क्या बॉन्ड सिस्टम फेल हो चुका है? कई लोग कहते हैं कि जब डॉक्टर रुक ही नहीं रहे तो इस बॉन्ड का फायदा ही क्या है? देख जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है बॉन्ड के बारे में। खास तौर पे ये मैं आपको पहले भी बताया है। देखिए, जिस समय एक एमबीबीएस की सीट लेनी होती है उस समय उनसे कहीं पे भी साइन करा लीजिए, वो कहते हैं जी बस सीट मिल जाए जैसे भी हो। अब उनको हल्द्वानी में सीट मिल गया है या श्रीनगर मेडिकल कॉलेज मिल गया, देहरादून में सीट मिल गया, देहरादून में भी गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है। हम अभी सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, प्राइवेट वाली नहीं कर रहे। जो जोली ग्रांट है या गुरु रामराय है उनकी बात नहीं कर रहे हम ओनली प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। उनसे ही खासतौर पे बॉन्ड भराया जाता है और उसमें फीस भी कम होती है। उसकी सीट के लिए कितना कंपटीशन होता है और बहुत ज्यादा डोमिसाइल भी देखा जाता है, कई चीजें ऐसे क्राइटेरिया उसको क्लियर किया जाता है, तब उनसे बॉन्ड। तो सबसे पहली बात है कि बॉन्ड सिस्टम क्या फेल हो गया? बिल्कुल फेल हो गया। वो उसका कोई मीनिंगलेस रह गया, मीनिंग है ही नहीं। क्या आपको ये पता है कि यहां से उसका मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनकी तैनाती हो जाती है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि उत्तराखंड के से मैं बॉन्ड भरवाया गया है तो उत्तराखंड में ही जो मेडिकल काउंसिल है उसमें उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए, बाकी और जगह नहीं। वहां से उनको एनओसी मिलना चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट से मिले जहां उनकी तैनाती है, तब जाकर के वो दूसरी जगह। अब ऐसा ना हो कि वो कहीं बाहर चले जाएं, विदेश में भी चले जाते हैं। इमीडिएटली फ्रेशर को नहीं होता। ये जनरली क्या करते हैं, ये एमडी की तैयारी करते हैं, तो उसमें ये एमबीबीएस करने के बाद इनके एमडी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। उसमें 3 साल और करना होता है, 5 साल, 8 साल, 9 साल के बाद एक फुल फ्लैग डॉक्टर बन पाते हैं। तो जनरली करियर ही होता है। तो इस कारण से जो बॉन्ड में भरवाने वाले वो कहते हैं कि आप देघाट का एक हॉस्पिटल है, उसके बारे में मैंने कई बार सुना है कि वहां डॉक्टर नहीं होते। और वहां वो डॉक्टर क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 5 डॉक्टर हैं, तो मंडे को एक डॉक्टर आएगा, ट्यूसडे को एक डॉक्टर आएगा, वेडनेसडे को आएगा, थर्सडे को आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, ऐसे करके ड्यूटियां लगा रखी है 5 दिन। मतलब डेली 5 डॉक्टर नहीं आएंगे, ऐसे भी बात सुनी है। मतलब ये स्पष्ट नहीं कह सकता मैं, किसी के थ्रू मैंने बात सुनी है, मैं बड़े चिंता में पड़ गया। मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या? तो वो डॉक्टर बॉन्ड भरा के तो पता चला कि वो क्या कर रहे हैं। वो जा करके मान लीजिए एक डॉक्टर मंडे को आया तो उसका अगले मंडे को टाइम लग गया, उसके बाद उसको 5-6 दिन वो छुट्टी अपना एमडी की तैयारी कर रहा है। तो ये ऐसे भी नौकरी कर रहे हैं, बता रहे हैं। उनको तो अटेंडेंस मानी जा रही है, पूरी सैलरी मिल रही है। आज लेवल 10 में उनकी सैलरी डिसाइड होती है, तो आई थिंक मुझे तो 1 लाख 1.25 लाख तो सैलरी है ही। तो वो क्या फ्री की पेंशन है क्या? तो बॉन्ड सिस्टम टोटली फेल हो गया। अब कुछ गवर्नमेंट को और सोचना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम आगे सुझाव देंगे। ये मेरे हिसाब से बॉन्ड सिस्टम फेल हो गया और आगे ये कुछ और बात सोचें। तो ये मैंने जो चीजें आपको बताई है ना, ये बड़ी गहरी चीजें, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, थ्योरी नहीं बता रहा हूँ। थ्योरी लिखने वाले देहरादून में बैठे हैं, हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं। मैं गाँव में बैठा हूँ तो यहाँ पता चलता है कि कितने डॉक्टर मौजूद हैं। जो मैंने आपको ये बताया ना 5 दिन वाला जो सिस्टम, वो सब एमडी की। और दूसरी बात है, आप रूरल एरिया में ये फ्रेशर की बजाय या तो आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस डॉक्टर को तैनात कीजिए,
जिनको 1-2 दिन ही आना है, जब एक डॉक्टर को 1 दिन आना है हफ्ते में, तो इससे बढ़िया तो सीनियर डॉक्टर को तैनात कीजिए। तो आई थिंक ये सिस्टम फ्रेशर एमबीबीएस के लिए ये बॉन्ड सिस्टम फेल हो चुका है। जी, कुछ डॉक्टर तर्क देते हैं कि 5 साल की सेवा अनिवार्यता उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए ये बात नहीं है, ये बात क्लियर है। देखिए आपको ये सीट मिलती है, गवर्नमेंट की सीट मिलना यानी आपको कम रेट पे दिया गया है और एक गवर्नमेंट जो पब्लिक के टैक्स के पैसे से आपकी फीस भरी जा रही है, तो आपको यदि वही चीज कहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में देना पड़े तो आज जहां 60 लाख की वो होती है, वहां आपको आज शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 50,000 में ही 1 साल का हो जाता है। वहां पे शायद 12 12 लाख 1 साल की फीस है। तो वो गवर्नमेंट के टैक्स का पैसा, मान लीजिए एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने आपको डिसाइड कर रखा है कि भाई ये आपको फीस इतनी होनी चाहिए, तो इसका मीनिंग तो है कि 5.5 लाख तो गवर्नमेंट दे रही है। कुछ मीनिंग है ना, उनका भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का है। तो ये जो संवैधानिक या ये वाली जो बात कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये देखिए जब भी नियम बनाया जाता है संविधान के अनुसार ही नियमों को बनाया जाता है। ये हम नहीं कह सकते कि ये असंवैधानिक है, ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आपने उनको तैनात कर दिया वहां पे। हालांकि वो क्या करते हैं, एमबीबीएस की वो करने के बाद छुट्टी ले लेते हैं। मोस्टली एमबीबीएस डॉक्टर जो फ्रेशर हैं वो एमडी की तैयारी करते हैं। मैंने पहले भी रिपीट किया था, उनका करियर ही तब बनता है। गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा, आपने बोला हमें सीट मिलेगी तो हम तो वहां जाएंगे। अब आप कह दें कि हमारे ये अधिकारों का हनन हो गया, कैसे हनन हो गया? तो आपने लिखा क्यों है बताइए? आप एक चीज पे कोई भी, आप मान लीजिए कोई लोन लेते हैं, कोई कुछ भी लेते हैं, अब लोन भी लेते हैं, एजुकेशन लोन लेकर के भी बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, तो लोन को उनको चुकाना होता है। वो बच्चे होते हैं जो गरीब बच्चे एमबीबीएस करने के बाद जॉब करते हैं, जॉब करने में उनको 1,00,000-1,25,लाख की सैलरी मिलती है, तो उसके बाद उनको उनके पेरेंट्स से कम हर महीना उनको एजुकेशन का, हमने भी दिया है एजुकेशन लोन वापस करना 20,000 30,000 कुछ ऐसे करके। जब आप वो बच्चे कमाएंगे तब जाकर के उनके पेरेंट्स, लेकिन हो सकता है उनको बीच में कहीं ऐसा ऑफर मिल जाता है, कुछ हो जाता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या उनके अधिकारों का हनन है। अब जिस सेवा के लिए आप आए हैं उस सेवा को भी तो देखिए ना, आप किस सेवा के उसमें साइन करके अनुबंध करके आए हैं। जी, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं आप, मौलिक अधिकार आपके हैं, तो मौलिक अधिकार तो एक आम आदमी के भी हैं। जिस आम आदमी के लिए आपको तैनात किया गया उसके मौलिक अधिकार नहीं है कि आप मेडिकल सुविधा उसको मिलनी चाहिए करके। इस राज्य में यदि मेडिकल सुविधा नहीं होगी इस सिस्टम के अनुसार, तो वो आदमी कहाँ जाएगा बताइए? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो वो तो मुझे नहीं लग रहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, बिल्कुल ठीक है। और आपका मौलिक अधिकार है तो पेशेंट का भी मौलिक अधिकार है, मरीज का भी मौलिक अधिकार है। जी, दोस्तों, यह तर्क पूरी तरह गलत है। जब आप सरकारी पैसे से पढ़ते हैं, जनता के टैक्स से आपकी पढ़ाई होती है, तो राज्य और समाज के प्रति आपका कर्तव्य भी बनता है। ये कोई जबरदस्ती नहीं बल्कि सहमति आधारित अनुबंध है। आपने शर्तें मानी है, संविधान अधिकार देता है, लेकिन कर्तव्यों से मुक्ति नहीं देता। ये एक सेवा शर्त है, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं। रावत जी, अगर हम डॉक्टर के पक्ष से सोचें तो उनकी क्या मजबूरियां या दलीलें हो सकती है? आखिर कोई डॉक्टर क्यों अपनी डिग्री को दांव पर लगाएगा? देखिए ऐसा है, अभी पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज खुल गया है और एक सुना है कि अभी अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज तो 2 साल से स्टार्ट हो गया है। अभी अभी न्यूज में आया था कि फैकल्टी की बहुत कमी है वहां पे। देखिए डॉक्टर मेडिकल कॉलेज आप कहीं भी खोल देंगे, आप ऐसी जगह खोल देंगे बिल्कुल इंटीरियर में जहां बर्फ पड़ रही हो, वहां भी खोल देंगे तो वहां भी बच्चे पहुंचेंगे पढ़ने के लिए। लेकिन वो डिग्री करने के बाद वहीं पे जॉब करना पसंद नहीं करेंगे। अब ये क्या कारण है? क्या सुविधाएं नहीं है, असुविधाएं? अरे भाई, सुविधाएं और असुविधाएं ये आपको सोचना है
कि आप डिग्री करने के लिए तो वहां पहुंच गए, लेकिन आप जॉब नहीं करेंगे वहां पे, क्योंकि आपको जॉब, डॉक्टर की बहुत कमी है, जॉब आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। आप चाहेंगे कि आप तो दिल्ली के सब जगह में जॉब करें जहाँ की रात दिन एक समान है। तो यहाँ पे देखिए सुविधाएं तो असुविधाएं दोनों चीजें हैं। वहां पे असुविधाएं, देखिए असुविधाएं कहाँ नहीं है, जब आप डॉक्टर वाली लाइन में आते हैं डॉक्टर बनने के लिए, इसका मीनिंग है कि आजकल वो डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं जिनको कि एक्चुअल में बनना चाहिए। ये कुछ चीजें ऐसे सामने आती है ना, ये अब डॉक्टर को कहेगा भाई और रात को भी डॉक्टर को उठाया जाए, मैंने बताया ना आपको एम्स वाला, उसी टाइम पे डॉक्टर आया, भाई पेशेंट की तो जान को पड़ी है तो आना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही है, पहाड़ी राज्य है, ये बता दिया गया पहाड़ी राज्य में आपकी, मैंने एक बार एक सजेशन ये भी दिया था, मैंने कहा भाई अब आप एक रूरल कैडर बना दीजिए, चाहे आप मेडिकल का बनाइए चाहे सारे सर्विसेज का बना दीजिए, उनको आप पहाड़ी क्षेत्र में ही तैनात करेंगे। आप जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 डिस्ट्रिक्टों के लिए अलग कैडर कर दीजिए, सब कुछ अलग कर दीजिए उनका। अब पर्वतीय जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए डॉक्टर की तैनाती अलग है, उनके आईएएस के ऑफिसरों की तैनाती अलग, सब चीजों की तैनाती अलग कर दीजिए। तो उनका एक कोटा जो भी कोटा है उस कोटा में वो आएंगे, जिसको नीडी होंगे तो वो जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको बोला जाएगा कि आप पर्वतीय क्षेत्र में तैनात हो, वहां सीट ही मत लो। फिर आपको पता है ना कि 15% जो सीटें हैं ऑल इंडिया की हैं, ऑल इंडिया से कोई चेन्नई से भी आकर के यहाँ पे सीट ले सकता है पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज में, और 85% सीटें वहां की हैं, वहां के रूरल की, मतलब वो उसी हमारे उत्तराखंड के राज्य की हैं। तो क्यों वो डॉक्टर भाग जाते हैं? ये तो पहले ही ये पता होना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्र में ये सुविधाएं, ये असुविधाएं हैं। तो डॉक्टर तो एक मैं ये देवता का एक स्वरूप मानते हैं उसको, उन्होंने कुछ भी दिया, उन्होंने कहा भी ये आप टैबलेट खा लीजिए तो खाना। तो इसका मीनिंग जो है ना, ये जो आप सेवा शर्त में उसमें साइन कर देते हैं बॉन्ड पेपर पे, जहां जो लिखा होता है कि आपको पर्वतीय क्षेत्र में 5 साल की सेवा देनी होगी, तो आप फुलफिल कीजिए उसको, नहीं तो आप मना कर दीजिए कि मुझे सीट नहीं चाहिए। आप चेन्नई से आकर के आपने सीट ऑल इंडिया लेवल पे वहां पे ले ली, तो आपने बोल दिया जी मैं यहाँ पे 5 साल सर्विस करूंगा, आप उसके बाद आपने पल्ला छुड़ा लिया, नहीं मैं तो चेन्नई वापस जा रहा हूँ। ये तो बात नहीं बनी ना, ये गवर्नमेंट को कुछ इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि उत्तराखंड में उन्हीं को सीट दी जाए जो कि यहाँ के प्रति डेडिकेशन जिनका हो, मतलब पूरी तरह से न्यौछावर हो, हाँ जी हम यहाँ के मरीजों को देखेंगे। दोस्तों, कुछ डॉक्टर कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का मसला है, या रहने की बेहतर व्यवस्था नहीं है। ये जायज मांगे हो सकती है और सरकार को इन पर ध्यान देना भी चाहिए, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप बिना बताए गायब हो जाएं? आपने सेवा शर्तों पर दस्तखत किए थे, अगर समस्या है तो विभाग को सूचित करें, बात करें। इस तरह गायब हो जाना पूरी तरह से अनैतिक और गैर जिम्मेदाराना है, ये अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ता है। रावत जी, ऐसे डॉक्टरों को बर्खास्त करना और नेशनल मेडिकल काउंसिल को रिपोर्ट करना, क्या ये उचित कदम है? कुछ लोग इसे बहुत कठोर मानते हैं। जिन डॉक्टरों की तैनाती की गई है वो डॉक्टर 2 साल से गायब हैं, तो अब पता चला है गवर्नमेंट को कि पिछले 2 साल से वो डॉक्टर आने रहे, तो क्या ये इसकी रिपोर्ट कहीं जा नहीं रही थी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनकी वीकली रिपोर्ट, महीने की रिपोर्ट कैसे भी हो, आप जो स्टेट का जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री, उसके पास होनी चाहिए। उसके बाद सीधा वो जो मेडिकल जो नेशनल मेडिकल कमीशन है जो इस समय दिल्ली में है, तो उसको भी रिपोर्ट जानी चाहिए कि डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इनकी तैनाती यहाँ दी गई थी, ये पिछले इतने टाइम से गायब है। तो हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि वो डॉक्टर को एक क्रिमिनल की उसमें एक्टिविटी उसमें नहीं रख सकते आप, लेकिन वो डॉक्टर कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, कहीं भी कहीं है, उसने बताया नहीं। उनकी देखो पहले सैलरी स्टॉप किया जाए, अब सैलरी स्टॉप करना एक मैदान है, उनको सेवा देना है। अब चाहे उनको ये आप बता सकते हैं कि आप कैसे भी हो टाइम, हफ्ते में 1-2 दिन या का टाइम दें, उसी हिसाब से उनको सैलरी दें।
मान लीजिए वो बॉन्ड में ये भी बोल दें कि भाई मैं हफ्ते में 2 दिन आ सकता हूं, तो 2 दिन की सैलरी मिले। बाकी देखिए ये व्यवस्था वैसे करनी है, हमारे पास इतने डॉक्टर तो है नहीं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट है, जो मापदंड है, उसके अनुसार हमारे पास डॉक्टर ही नहीं है। तो हमारे बच्चे डॉक्टरी करने के लिए यूरोप जा रहे हैं, रसिया जा रहे हैं और चाइना जा रहे हैं, इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान तो नहीं जाते, पाकिस्तान कुछ वो उधर वाले जाते हैं, यानी जब J&K वाले वो, और ऐसे बांग्लादेश जैसे कंट्री में जा रहे हैं, नेपाल में जा रहे हैं, जहां पे सारे इंडियन मतलब स्टूडेंट भरे पड़े हैं मेडिकल के लिए। तो उसकी व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए। हाँ, उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। उनको मेरी तो ये सुझाव है कि भाई डॉक्टर को छोड़िए मत, आप उनको बोलिए आप आइए, आपको उनको कोई हथकड़ी पहना के नहीं लाना, भाई आप 2 घंटे का आप दिन में 2 घंटा आप आ जाइए, 2 घंटे के हिसाब से उनको सैलरी मिले, लेकिन उनको आना जरूरी है किसी भी हालत में। तो कहीं भी मैं नहीं आ सकता हूं, क्योंकि उनको ने इतना पैसा लगाया है, वो पैसे वाली बात नहीं है, मेन बात है कि उनको सेवा देनी है। तो मेरे हिसाब से नेशनल जो मेडिकल कमीशन है, उसको भी सख्त इंस्ट्रक्शन, चेतावनी देके या फिर कुछ सिस्टम में चेंज करना चाहिए। तो बर्खास्त तो करना ही है उनको। बर्खास्त करने का मतलब है 2 साल से डॉक्टर नहीं थे, अब 2 साल के बाद गवर्नमेंट को, सिस्टम को पता चला है अरे यार वहां तो डॉक्टर ही नहीं थे, जब वहां पता चला तो 2 साल हो गया, ये तो हर महीने का पता लगना चाहिए। और सैलरी कौन खा रहा है उनकी, तो इसका मतलब कोई नेक्सस है वो भी इसमें। तो हमारा मीनिंग है स्ट्रिक्टली एक्शन लेने चाहिए, सभी के लिए रूल सभी के लिए बने एक समान, चाहे वो यानी वो एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, चाहे कोई भी है, सभी के लिए ये शपथ लेते हैं, सर्विस में आने पे शपथ लेते हैं कि मैं निष्ठावान तरीके से मैं वो करूंगा करके। उनका भी फंडामेंटल राइट है, उनका पेशेंट का भी फंडामेंटल राइट है, सभी का है। तो इस तरह से एक्शन लेना जरूरी है, एक्शन लिया जाए और उनको जो भी उचित एक्शन होता है नेशनल मेडिकल कमीशन के अकॉर्डिंग उनसे सलाह लेकर के उनको उनके अगेंस्ट बर्खास्तगी करो, जैसे भी करो। चाहे उनसे बोलिए आप हमें डॉक्टर दीजिए, ये डॉक्टर की जगह नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया जो है, नेशनल मेडिकल जो कमीशन है, इसको ये भी होना चाहिए कि वो डॉक्टर वहां से गायब है तो हम आपको डॉक्टर देंगे पूरा, क्योंकि पूरा ऑल इंडिया का कमीशन है, वो ऑल इंडिया मेडिकल कमीशन है वो पूरा। तो उनको डॉक्टर की तैनाती का एक एक चीज का पता होना चाहिए, कौन डॉक्टर नहीं आ रहा है, कौन जा रहा है, वो जेन्युइन है। हो सकता है डॉक्टर की भी कभी तबीयत खराब होती है, ऐसी बात नहीं, कभी लंबे टाइम किसी का कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ तो 234 डॉक्टर हैं, 234 डॉक्टर 2 साल से गायब हैं। ये तो बहुत बड़ा एक अजीब सा एक बात है। तो स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए और उनसे सलाह ली जाए, नेशनल जो मेडिकल कमीशन है नई दिल्ली से। जी रावत जी, अब थोड़ा और गहराई से पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं। उत्तराखंड की आधी से ज्यादा आबादी पहाड़ों में रहती है। अगर डॉक्टर वहां नहीं होंगे तो इसका सीधा असर क्या होगा? देखिए, स्वास्थ्य सेवा पे इतना असर पड़ता है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। खास तौर पे देखिए, अभी चाहे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अल्मोड़ा से ही 10-12 किलोमीटर की दूरी पे उनके यहाँ रोड की फैसिलिटी है। रात को किसी को प्रसव पीड़ा हुई तो उनको किसमें लाना पड़ा, वो चारपाई में। इधर एक उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का और चमोली डिस्ट्रिक्ट का, इनका तो कई बार ऐसी चीजें आई हैं तो कि भी उनको भी सबको इस तरह से लाना पड़ा रात को। अब कोई एम्बुलेंस, अब वहां पे डॉक्टर नहीं जा पाएंगे तो क्या होता है कि शिशुओं की मृत्यु दर बढ़ जाती है, कोई मिसकैरेज इस टाइप का हो जाते हैं। और आपको पता है कि हार्ड लाइफ है पहाड़ की महिलाएं कितना संघर्ष करती हैं। वो मेडिकल सुविधा तो उनको देनी चाहिए। आज हमारे इसको बने हुए 25 साल हो गए, 25 साल में आप पहाड़ की तरफ तो बिल्कुल सोच ही नहीं पाए। तो इसीलिए तो पलायन हो रहा है ना बड़े शहरों में, वहां पे यहाँ बड़े बड़े घरों को छोड़ करके वहां पे झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। तो आज ही मैंने ये कहने वाली बड़ी शर्म की बात है, तो अनूप नौटियाल जी को मैं अनूप बिष्ट जी को मैं सुन रहा था,
तो उन्होंने बोला कि पर्वतीय क्षेत्रों की जो देहरादून जैसे डिस्ट्रिक्टों में वहां पे कुछ महिलाएं मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करती हैं। काम करना ठीक है, वो बात है। अब वो कैसे रह रही है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन कैसी है, उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने 4-4 हॉस्पिटल आपने देहरादून में खोल दिए हैं, मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, सारी सुविधाएं आपने दे दी हैं। अरे भाई, वो आप पर्वतीय क्षेत्रों को कब आप वो करेंगे ठीक? तो उसका डॉक्टर की यदि डॉक्टर वहां जाएंगे नहीं, वो 234 डॉक्टर जो गायब हुए हैं ये सारे पहाड़ी एरिया से हैं। ये कोई जिनकी तैनाती यहाँ पे उधम सिंह नगर में है, हरिद्वार में है, या देहरादून में है, या ऋषिकेश में है, या रामनगर में है, हल्द्वानी में है, ये डॉक्टर थोड़ा ना गायब हैं। सारे डॉक्टर वही हैं। किसी की उत्तरकाशी में तैनाती थी, किसी की चमोली में थी, किसी की वहां पे क्या नाम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, किसी इंटीरियर में, तो किसी की जैसे देघाट में दे दिया, बिल्कुल किनारे की तहसील है वहां पे, तो वहां का हॉस्पिटल में। तो वो अच्छे डॉक्टर चाहिए ताकि मृत्यु दर, वैसे ही यहाँ पे जनसंख्या कम है तो प्रसव से वो मृत्यु दर बढ़ जाती है, वो उनके ठीक ढंग से वो नहीं होने से उनका स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। तो डॉक्टर नहीं होने से क्या एडवाइस करेंगे? वो तो मैंने तो देखा कि यहाँ पे बरकंडा हॉस्पिटल है, इसके बारे में मैंने सुना था कि यहाँ फार्मासिस्ट ही डॉक्टर का काम कर रहे हैं। अब जब नहीं है तो वो तो उनको जो भी वो कुछ मेडिसिन देते हैं फार्मासिस्ट, अब किसी से सलाह डॉक्टर से लेते होंगे ऑनलाइन, तभी जाकर के देते होंगे। लेकिन यहाँ डॉक्टर है ही नहीं, बड़ी सोचने की बात है। और देघाट का मैंने आपको बताया ही, वो एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं, इस तरह से। तो वो सुविधाएं कैसे कैसे ठीक होंगी बताइए ये? तो वो अब उनको सुविधा, डॉक्टर को वहां पे जाना है तो वहां पे पहाड़ी एरिया में उनको सुविधाएं देनी है। समस्या ये आती है, वो अपने बच्चों के प्रति भी सोचते हैं, उनके फैमिली, चले ठीक है, वो तब तक बैचलर रहते हैं, बैचलर रहने में भी उनको घर में खाना है, कई चीजें हैं उनको। भाई डॉक्टर को भी तो वहां आकर के अपने लिए खाना बनाना है ना, ये सुविधाएं देनी है, तो उनको सुविधाएं। अब जो ये देहरादून जैसा क्षेत्र है, वहां रात को 12-1 बजे भी वहां पे बाहर से खाना मंगा सकते हो, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में नहीं मिल पाएगा। तो ये इनका मीनिंग है कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज कुछ किया जाए, लेकिन वो एमबीबीएस की डिग्री के लिए तो बगैर खाए भी पढ़ रहे हैं। एक सोचने वाली बात है ये। तो अब क्या हो रहा है, पलायन इसीलिए बढ़ रहा है और जनसंख्या घट रही है। जो बच्चे पैदा होने चाहिए वो बच्चे उससे कोख में पहले खत्म हो जा रहे हैं, बताइए। तो प्रसव वाले केस तो बहुत हो रहे हैं, काफी ज्यादा। अब उसमें जो बच्चा ठीक है जिंदा भी रहता है तो उसकी क्या स्थिति कैसे रहती है, क्या रहता है? तो उससे पहले तो ये जब हमारा उत्तराखंड नहीं बना था, उस समय की पोजीशन कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, वो आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते थे। अब वो भी डॉक्टर नहीं है, क्योंकि सब लोग पलायन हो गया, कोई दिल्ली को भाग गए, कोई इधर को चले गए। उसका कारण ये अपना जैसे भी करना उन्होंने, वो कह रहा हम एक कमरे के मकान में रह जाएंगे, यहाँ बड़े कमरे को छोड़ के, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। तो गवर्नमेंट को उस बारे में सोचना पड़ेगा जी। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा का अभाव सिर्फ बीमारी तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर पलायन पर भी होता है। जब लोगों को पता होता है कि छोटी बीमारी में भी उन्हें इलाज नहीं मिलेगा, तो वे मजबूरन मैदानों की ओर रुख करते हैं। इससे हमारे पहाड़ खाली हो रहे हैं, गांव की रौनक खत्म हो रही है। दूसरा, प्रसव मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर इसका सीधा असर होता है। समय पर डॉक्टर न मिलने से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जान को खतरा हमेशा बना ही रहता है। ये सीधे सीधे राज्य के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। रावत जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता गवर्नमेंट इस पे विचार करे कि ये जो मेडिकल कॉलेज प्लेन में बनाए गए हैं, जैसे देहरादून हो गए, हल्द्वानी हो गए, या ऐसी जगह पे बनाए गए हैं, अगर कुछ मेडिकल कॉलेज पहाड़ों में बनाए जाए, जैसे पहाड़ों के समतल इलाके कई जगह हैं, जैसे बिकेसन हो गया, हमारी तरफ बिकेसन हो गया, मासी चकोटिया हो गया, या देघाट साइड हो गया। अगर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाए जाए और ये लोग वहाँ पे आके मेडिकल की पढ़ाई करते हैं,
तो एक तो 5 सालों में वो लोग वहाँ के वातावरण में घुल मिल भी जाएंगे और अपने रहने की व्यवस्था भी कर सकेंगे। और अगर उन्हें वहाँ पे जॉब दी जाती है तो वो वहाँ पे जॉब भी सही ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन में रहने के कारण उन्हें प्लेन की आदत होती है और यहाँ के खान पान की आदत होती है, तो वो पहाड़ों में अपने आप को ढाल भी नहीं पाते। अगर ऐसे कुछ मेडिकल कॉलेज पहाड़ों में भी बनाए जाए, जिससे ये कुछ हद तक इस तरीके के जो डॉक्टर लापता हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, मतलब अपनी जॉब से, अपने स्थान से, तो आप क्या बोलते हैं इस बारे में? बिल्कुल सही बात है। मैं एग्जांपल आपको लेह का देता हूँ, लेह लद्दाख का। लेह लद्दाख में 5th शेड्यूल लागू है। वहां पे सिर्फ वहीं के डॉक्टर होते हैं, बाहर से डॉक्टर नहीं होते। जो पहाड़ी एरिया के डॉक्टर हैं, वो जो जो उनकी बेटियां हैं वही डॉक्टर बनती हैं, उन्हीं को सीट मिलती है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे पहाड़ी एरिया वाला तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आप जितने मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, इनमें देख लीजिए पहाड़ी क्षेत्र के हमारे कितने नाम है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें सारे लोग सब बाहर के मिलेंगे, सीट लेने के लिए, बॉन्ड भरने के लिए तैयार हैं, सीट लेने के लिए वहां से गायब हो जाना। तो उसका ना एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे वो 5th शेड्यूल का जो मामला आ रहा है कि भाई हमारे जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके लिए विशेष तौर पे लेह लद्दाख वाला स्टाइल अपनाया जाए। तो उसमें क्या है कि यहीं के बच्चे, उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाए। आपकी बात सही है कि सुविधाओं के लिए जितने भी मैंने बोला है कि जो भी ये स्टेट हाईवे के किनारे किनारे हैं, जो भी गांव पड़ते हैं, उनको सबको नगर पंचायत डिक्लेयर करें, उनको एक शहर का दर्जा दें। शहर की जो तीसरी स्टेज होती है, टायर 3 के जो शहर होते हैं, वो नगर पंचायत से स्टार्ट होते हैं। जैसे भिक्यासेन है, मासी चौकुटिया है, ये देघाट है, सतपुली है, और इधर सोमेश्वर की घाटियां हैं, उधर पिथौरागढ़ की भी कुछ ऐसी घाटियां हैं, बहुत सारे हमारी जगह 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 पे घाटियां हैं। तो वहां पे ऐसे नगर पंचायत सिटी बनाया जाए। दूसरी बात है कि आप 5th शेड्यूल वाला जो मामला है उसको ऑप्ट करें मेडिकल के उसमें भी। और खास तौर पे अनूप बिस्सी का मैं जिक्र इसीलिए कर रहा हूं, ये मैं समझ गया कि लेह लद्दाख में वहीं के डॉक्टर थे सब, कोई बाहर का डॉक्टर नहीं था। वो पूरी एमबीबीएस की तैयारी अपना स्टडी किया, उनको वहीं डिप्यूट कर दिया पहाड़ी एरिया में। अब यहाँ पे भी वही होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं जो 12th करके निकल रहे हैं, उन्हीं बच्चों को रिजर्वेशन के साथ 50 सीट उनकी आरक्षित कर दी जाए। कि मान लीजिए आपके पास यहाँ तहसीलें हैं 10 तहसीलों में 10 मेडिकल कॉलेज बना दीजिए 50-50 सीट वाले। चलो एक आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक 100 मेडिकल कॉलेज वाला बना दिया, लेकिन जो 9 हैं, 9 में आप 50-50 सीट वाला बना दीजिए। आप देखिए, और वो जो डॉक्टर गांव के निकलेंगे, जो उसमें से, अब उसमें से 25 डॉक्टर जो गांव के निकलेंगे, 25 डॉक्टर आप बाहर से ले रहे हैं, 25 डॉक्टरों से ही अगले सालों में, यानी आपके कितने हो गए, करीब करीब 450 डॉक्टर ऐसे आ जाएंगे, और उनमें से 250 डॉक्टर भी हर साल निकलेंगे। तो डॉक्टर की कमी खत्म हो जाएगी। और वो जो बच्चे हैं जो यहाँ 12th करके, अब एक बात बताइए, यूरोप में आप जा रहे हो, वहां तो कोई नीड नहीं है, यूएस में पता नहीं, यूएस में भी कोई नीड नहीं है, वहां तो मेडिकल की सीटें खाली पड़ी है। खाली तो आपने मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोलते हो यहाँ पे? जब आप कॉमर्स का स्कूल खोल रहे हो, आप और चीजों का खोल रहे हो, ये इंजीनियरिंग के इतने कॉलेज खोल दिए आपने, अब मेडिकल कॉलेज आप हर तहसील में खोल दीजिए, हर ब्लॉक में खोल दो तहसील। जो भी आपका 50 बेड का हॉस्पिटल है, उसको 50 मेडिकल सीट दे दीजिए एमबीबीएस की। तो वो उनमें रिजर्वेशन कर दीजिए कि भाई 50, मतलब 25 सीट आप बिल्कुल वहां के गांव से ले लीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो हम भिक्यासेन में बैठे हैं, भिक्यासेन में एक ब्लॉक, ये तहसील है, इस तहसील में 50 सीट वाला एक एमबीबीएस हॉस्पिटल, वो मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाए। अब 25 सीट तो आप ठीक है ऑल इंडिया लेवल से जहां से ले लें, 25 सीट आप गांव वालों को दे दें,
यानी पूरे तहसील से आपको 25 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो कि यही सर्विस करेंगे आफ्टर एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद। ये एक सॉल्यूशन है। ये आप जैसे भी हो, 5th शेड्यूल के तरीके से हो या जैसे भी स्टेटस से हो, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो वो एक मेरा एक सॉल्यूशन है, मेरा एक सुझाव है। आप इसको माने ना माने, विकसित भारत @2047 के अंतर्गत। सॉरी, जरा सा लाइट चली गई है तो इसलिए डार्क हो रहा है जरा जी। तो ये हमारा सुझाव है, ये सिंपल सॉल्यूशन है, इस ओर बढ़ा जा सकता है। और ले वाले जो, जैसे हमारा ले लद्दाख को अलग कर दिया ना जम्मू कश्मीर से, क्योंकि उनका भी यही प्रॉब्लम आ रहा था, तो हम चाहते हैं 3 डिस्ट्रिक्टों से हमारे 10 डिस्ट्रिक्टों को भी अलग कर दिया जाए। रावत जी, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में टेलीमेडिसिन या मोबाइल वैन जैसी पहले कितनी कारगर हो सकती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर? देखिए, टेलीमेडिसिन का जो स्कोप है वो बहुत मतलब अच्छा है आने वाले टाइम के लिए। जब चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो एलन मस्क के इंटरनेट लेके आ रहे हैं सैटेलाइट से, इससे इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। इससे आप कहीं पे भी इस तरह से कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं कहीं से भी, तो वो आप दिल्ली में बैठे बैठे एम्स के डॉक्टर से ले सकते हैं, कोई अपोलो के डॉक्टर से ले सकते हैं कि भाई सर हमको ऐसा ऐसा बता दीजिए। जो आप ये जूनियर डॉक्टरों की तैनाती यहाँ कर रहे हैं, ये एमबीबीएस के जो फ्रेशर है जूनियर डॉक्टर कहलाते हैं। और तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो टेलीमेडिसिन है, टेलीमेडिसिन के इस तरह वहां पे जो सीनियर डॉक्टर है, एमडी और डीएम जो होते हैं, उनके डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जिनको कहते हैं, जो बड़ी डिग्रियां लेकर के रिसर्च करने के बाद जो डॉक्टर आते हैं वो, तो टेलीमेडिसिन में जनरली वही विशेषज्ञ लोग आते हैं, वो उनको काफी नॉलेज होता है। और उसके जो मोबाइल वाली जो बात कर रहे हैं, मैंने तो आपको बताया कि हमारा उत्तराखंड में सारी जगह टूरिज्म फैला हुआ है, तो क्या डॉक्टर को भी तो कभी कभी टूरिस्ट बन के आना चाहिए। तो वो उसके लिए हमें स्वागत करना चाहिए उनको ना, फ्री ऑफ, जैसे मान लीजिए आप जिम कॉर्बेट में आ रहे हैं या आप बद्रीनाथ साइड आ रहे हैं या कहीं ऐसी जगह आ रहे हैं, चाहे उनको जिस तरह से भी व्यवस्था करके उनको वहां पे दर्शन भी कराइए। और उनसे खास तौर पे जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वहां के हॉस्पिटल में, उनको 1 दिन के लिए आने के लिए, 2 दिन के लिए आने के लिए, जैसे भी हो, कुछ उनका टाइमिंग बचा के वहां पे लें। तो वैसे ऐसे डॉक्टरों की काफी, मैं कह रहा हूँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की बाढ़ आ जाएगी इस सिस्टम से। तो वो क्या होगा, जो डॉक्टर एक बारी आपको सामने सामने आ गया, वो टेलीमेडिसिन के थ्रू भी जुड़ जाएगा। कल अपोलो का डॉक्टर है, वो कहेगा अरे मैं तो यहाँ बद्रीनाथ साइड में या चौखुटिया साइड में यहाँ पे गया था, तो यहाँ पे इन लोगों से मिला था, तो कहेगा सर ये इस टाइम ये प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है जी, वो बता देंगे। तो टेलीमेडिसिन का एक अच्छा स्कोप है, अच्छा वो जा रहा है। जैसे इंटरनेट सुविधाएं मैंने बोला है, जैसे आईटी सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, वैसे ही इसी टाइप के आने वाले टाइम में आप एक मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट सेक्टर वाले आ सकते हैं इन साइडों में, तो हमको ना उसको उसके लिए जो स्टेट हाईवे और जो नेशनल हाईवे के किनारे किनारे वो उनको सिटी के रूप में डेवलप करना पड़ेगा। तो ये आप उत्तराखंड गवर्नमेंट यदि चाहती कर सके तो ठीक है, नहीं है तो आप स्मार्ट सिटी मिशन टियर 2 और टियर 3 के सिटीज को बनाने की बात कर रहे हैं, वो इसके साथ जोड़ करके दीजिए कि हमें हॉस्पिटल चाहिए, ये चाहिए। आप हर 50 किलोमीटर की दूरी पे, 100 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा डिस्पेंसरी जैसा सेटअप कर सकते हैं और टेलीमेडिसिन से ये सुविधा ले सकते हैं। तो आने वाला टाइम तो इन्हीं का है, बहुत आसानी से। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए, हिल साइड के लिए बहुत ही फिट एक टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो मैं तो यही कहूंगा इस ओर भी यदि ध्यान दें। और दूसरी बात ये कि हमारे जो खासतौर पे जो हेल्थ मिनिस्ट्री को चला रहे हैं वो खुद भी डॉक्टर हो तो और भी अच्छी बात है जी। रावत जी, इस संकट से निपटने में स्थानीय जनता और सामाजिक संगठन क्या भूमिका निभा सकते हैं? जी बहुत बड़ी बात है। मैं तो यहाँ पे जो हमारे सालदे वाले GR चैरिटेबल हेल्थ ट्रस्ट वाले हैं, उनका भी वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, खासतौर पे वो एक मेडिकल फील्ड, एलाइड फील्ड वाली जो बात कर रहे हैं, चाहे वो एक असिस्ट करते हैं हर मामले में। जो कंसल्ट, देखिए डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो वो सनवाल जी का, रमेश सनवाल जी का जिक्र इसीलिए हम करते हैं कि वो उनको तुरंत मालूम होता है, वो डॉक्टर से सलाह लेकर के कि ऐसे ऐसे पेशेंट की हालत है। तो एक जागरूकपना हर आदमी को होना चाहिए
मतलब चाहे वो देखिए एम्बुलेंस में ले जाने का काम करें, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि टाइमली, मान लीजिए रात को 10 बजे या 12 बजे किसी के पेट में दर्द हो गया, कोई गैस का हो गया, तो इमीडिएटली भाई एम्बुलेंस वाला तो पहले लेके जाएंगे ना वहां पे हॉस्पिटल में। तो वो चीजें, वो जागरूकता अभियान भी जरूरी है, और टाइम टू टाइम सभी लोग जो गांव के लोग हैं उनको एक्टिव होना बहुत जरूरी है कि इस मामले में। और जो मैं कह रहा हूँ कि एक इस बारे में एक स्कूल के सिलेबस में डाल दीजिए ऐसे एक सब्जेक्ट जो हेल्थ इशू के बारे में, खास तौर पे। ऐसा नहीं कि वो बच्चा किसी भी फील्ड से पढ़ा हो, तो उसको हेल्थ इशू के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको मैं विदेश की बात बता देता हूँ। विदेश में आजकल ये गूगल और यूट्यूब आने से, यूट्यूब को ऑथेंटिकेट नहीं मान सकते तो ठीक है, गूगल में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसी बात नहीं है, वो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। वो बोलता है कि उसको हार्ट पेशेंट है, अचानक कुछ प्रॉब्लम हुआ, कैसे वो गिर गया, ऐसे उसको सांस लेना है, कैसे लेना है। तो ये छोटी छोटी चीजें तो आजकल काफी चीजें बताई जा रही हैं। यूरोप में क्या है कि वो लोगों को, उनकी भाषा ही इंग्लिश है, और वो उनके सारे एमबीबीएस डॉक्टरों की भाषा भी इंग्लिश है। वहां तो एक सफाई कर्मचारी भी इंग्लिश बोलता है, क्योंकि भाषा ही इंग्लिश है। हमारे यहाँ क्या है, एमबीबीएस डॉक्टर की भाषा इंग्लिश कर दी है, आम आदमी की भाषा हिंदी या वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, चाहे उड़िया है, चाहे पंजाबी है, चाहे जो भी भाषा है, चाहे भोजपुरी है, उनको वो कहता अरे एमबीबीएस डॉक्टर से बात नहीं। तो वो ये क्या करना है कि स्कूल के सिलेबस में जो उनकी मातृभाषा है उसमें सिखाइए। भाई किसी को हार्ट प्रॉब्लम आ गया, किसी को हेल्थ इशू और भी आ गया, किसी को गैस बन गई, किसी को कुछ बन गया, वो तो अपने आप में एक हर कोई नागरिक डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर कैसे बने, मतलब डॉक्टर समझे। वो एक छोटा प्रारंभिक जो इनिशियल स्टेज होता है, किसी को जैसे चेस्ट पेन हो गया, चेस्ट पे कैसे उसको ऑक्सीजन दिया जाए, कैसे क्या किया जाए। ऑक्सीजन का एक सिलेंडर आता है 400-450 रुपए का, वो एक, जैसे पंचायत के आजकल चल रहे, पंचायत के भाई किट हो, इस तरह से इमीडिएटली पंचायत में भी ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। उसको हाईटेक किया जाए, किस तरह से कहाँ बात की जाए, तो सारे गांव के लोग मिल करके एक टीम बना सकते हैं, हमें किसको क्या करना चाहिए। तो जागरूकता होना एक बहुत जरूरी है। ये मेरा एक सुझाव है अपने आप में कि स्कूल के सिलेबस में इसको एक सब्जेक्ट हेल्थ का डाला जाए, चाहे वो 8वीं से डालें, चाहे वो 10वीं में डालें, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। खैर 11वीं 12वीं में तो बायोलॉजी वाले बच्चे तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उनको पहले ही ये चीजें बताई जाए। ये समाज इस ओर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। जी जी रावत जी। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, यह आपकी और हमारी आवाज है। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे उत्तराखंड के स्वास्थ्य तंत्र की सच्चाई जाननी चाहिए। वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट में अपने अनुभव लिखें, अपनी समस्याएं बताएं ताकि हम उन्हें सरकार तक पहुंचा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की जनपक्षीय, महत्वपूर्ण और जमीनी मुद्दों पर बहस आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड के स्वास्थ्य संकट पर बात की। ये सिर्फ डॉक्टरों की नहीं, पूरे सिस्टम की जवाबदेही का सवाल है। हमारा मकसद सिर्फ बहस करना नहीं, बल्कि समाधान ढूंढना भी है। आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए श्री कुंवर सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी गहरी अंतर्दृष्टि से इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं को समझाया। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहे। याद रखिए, आपकी आवाज में बहुत ताकत है। अगर आप चाहते हैं कि ये सिस्टम बदले, हमारे पहाड़ों को स्वास्थ्य मिले, तो इस वीडियो को शेयर करें, हर ग्रुप पे, हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। आपकी एक शेयरिंग किसी के जीवन को बचा सकती है। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नई बहस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।